चलिए वंदे मातरम दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था नागरिकता कानून के बारे में, संविधान क्या बोलता है, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 का। आज हम चर्चा करेंगे जो हाल ही में चर्चा में रहा, CAA, NRC और NPR। CAA क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। NRC क्या है? नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करना, पंजीकरण। NPR क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड। अब ये तीनों में क्या कुछ इंटरलिंक है, हम यहां पे देखेंगे। क्या क्या चर्चा करेंगे कि ये शुरुआत कहां से हुआ, क्या CAA और NRC आज का बात है जो चर्चा में आया, कि पहले से इसका ऐतिहासिक कुछ भी पृष्ठभूमि है। दूसरा चीज, इसमें विवाद क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि पूरा देश में दो धड़ा खड़ा हो गया। एक जो पार्ट था वो बोलता था कि NRC सही है, जो सरकार जो लेके आई वो बोलता था कि सरकार काम किया सही है, और एक जो पार्ट्स खड़ा हुआ वो लोग बोला कि गलत है, NRC CAA गलत है, क्योंकि ये हमारे अधिकारों को छीनता है। अब सवाल ये आता है कि सच में ये अधिकार को छीन रहा है? अब हम लोग क्या करेंगे, किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बात नहीं करेंगे, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना JMM, किसी का पार्टी के प्रवक्ता के रूप में। हम एज अ न्यूट्रलाइज, एज अ स्टूडेंट इसको देखेंगे जो हमारे लिए, और हम तथ्यों के साथ बात करेंगे, आंकड़ों के साथ, कि कौन सा संविधान में क्या कहा गया, कौन सा मैगजीन्स में क्या आया, रिपोर्ट्स में क्या आया, क्यों ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई, ये देन किसका है, क्या सरकार इसमें सही निर्णय ली है या सरकार इसमें गलत निर्णय ली है, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इस सब के बारे में देखेंगे। तो शुरुआत में इसका जो असर हुआ, जब जैसे सरकार CAA का कानून लाती है, NRC पास करती है, तो इसका जो मामला था, ये मामला बिगड़ा असम से। कहां से बिगड़ा? असम से। अब ये असम से क्यों बिगड़ा, सवाल ये भी आता है। कुछ लोगों का सवाल ये था, क्योंकि NRC में क्या कहा गया कि हम पूरा देश में नागरिकता का जांच करेंगे। जांच कैसे होगा? कागज के आधार पे। जो नागरिक नहीं होगा, समझना, जो नागरिक नहीं होगा भारत का, उसको हम CAA के थ्रू नागरिकता दे देंगे। मतलब कि भारत का नागरिक मान लो जांच किया, या कोई इंसान जो हिंदू है, जो लगभग 20 साल, 25 साल या 40 साल से रह रहा है कहीं पे भारत का कोई राज्य क्षेत्र में आके, तो उसको नागरिकता मिल जाएगा। किस आधार पे? CAA के आधार पे। तो लोगों का, विरोधियों का ये सवाल आया कि हिंदू को नागरिकता दीजिएगा, तो उसमें तमिल को क्यों नहीं शामिल किए, मुस्लिम को क्यों नहीं शामिल किए? अब ये सब सवाल क्या सही था? क्या उन अपने सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे वो लोग? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक शॉर्ट टर्म में जान लेते हैं नागरिकता क्या है, क्योंकि भारत के नागरिकता के पे यह असर करेगा। तो नागरिकता क्या है? बताओ। नागरिक वो होता है जो किसी क्षेत्र का मूल निवासी हो, किसी क्षेत्र का मूल निवासी हो, उसको उस क्षेत्र का नागरिक कहा जाता है, जो किसी क्षेत्र का मूल निवासी हो, पहली बात। दूसरी बात कि नागरिक को अन्य की तुलना में ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। ज्यादा अधिकार क्या मिलते हैं? ज्यादा अधिकार। तो हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे डिफिनेशन लोग अपने अनुसार अलग अलग देते हैं, बट ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नागरिक किसी क्षेत्र का वह मूल निवासी है, नागरिक किसी क्षेत्र का वह मूल निवासी है जिसको वहां अन्य की तुलना में ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं, या ये कहें कि जितने भी नागरिक होंगे सबका इक्वल अधिकार होगा। जैसे कल बताए थे कि अनुच्छेद 15 सिर्फ मिलता है किसको? जो नागरिक होगा। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, ये सब जो अधिकार है, अनुच्छेद 29 और 30 पिछले वीडियो में बताए थे। जैसे शिक्षा का अधिकार, भारत में शिक्षा का अधिकार क्या हम विदेशी लोगों को दे सकते हैं? जैसे एग्जांपल लेंगे, जब म्यांमार से लगभग लाखों लाख शरणार्थी भाग के भारत आ गए, कहां गए? क्या उनका शिक्षा का बोझ हम ढो पाएंगे? तो याद रखना कि मौलिक शिक्षा का तो अधिकार दे दिए हम हर किसी को, लेकिन मौलिक शिक्षा मतलब निम्न स्तर का शिक्षा, लगभग 5वां 8वां तक का, लेकिन उच्च शिक्षा का जो प्रावधान किया गया वो भारत के लिए है। कहां के लिए है? ये नागरिकता का असर है। नागरिकता का क्या असर है? अब कोई दूसरा देश से आके वो आदमी यहां पे वोट डाल सकता है? नहीं। तो नागरिकता में ये चीज फायदा है। जैसे हम एक समझें कि कोई, मान लो सपोज दैट कोई गांव है, एक गांव में बहुत सारा लोग है, ये लोग हो गया, बहुत सारा लोग है, समझ में आ रहा है क्या है? लोग। और इसी लोग में से कुछ लोग जो स्पेशल होता है वही होता है नागरिक। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अब हम लोग सवाल उठाते हैं गांव के लोग और परिवार के लोग, दोनों में अंतर होता है कि नहीं? क्या है गांव के लोग और क्या है परिवार के लोग? गांव के लोग या शहर के लोग,
मतलब कि गांव का लोग है और एक है परिवार का लोग, तो ज्यादा जिम्मेवारी तुमको किसके प्रति रहता है, गांव के प्रति कि परिवार के प्रति? स्वाभाविक तौर पे परिवार के प्रति, क्योंकि परिवार का जो लोग होता है उसको लेके हम ज्यादा सीरियस रहते हैं गांव के लोगों की तुलना में। समझ में आ रहा है? तो जो ये नागरिकता का अवधारणा ये छोटा है किसके तुलना में? लोग के तुलना में। अब याद रखना, कुछ ऐसे कानून है, नियम है जो हर विकसित देश देता है। किसको? लोगों को, नागरिक हो या नहीं हो। जैसे अनुच्छेद 14 क्या मिलता है? नागरिक नहीं रहने के बाद भी यदि कोई भारत का नागरिक नहीं है तो उसको क्या मिलेगा भारत में? अनुच्छेद 14 का अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है कि कानून के समक्ष समता का अधिकार। मतलब अब ब्रिटेन का कोई आदमी, या छोड़ दो, या कहीं बांग्लादेश का कोई आदमी, नेपाल भूटान का कोई आदमी भारत घूमने आया तो तुम उसको बिना कारण गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ऐसा घूम रहा है, पकड़ के जेल घुसा दो कि तुम विदेशी नागरिक हो, तुमको यहां पे घुसा दिए, तुम कुछ नहीं। वो भी मजिस्ट्रेट के पास जाके बोल सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकता है कि आपका संविधान बोल रहा है अनुच्छेद 14 कि कानून के समक्ष सब बराबर है और बिना कारण हमको गिरफ्तारी क्यों किया, हमको छोड़िए। तो समझ में आ रहा है बात? तो गिरफ्तारी का कारण जानने को तुमको पूरा राइट्स है। यदि कोई पुलिस तुमको गिरफ्तार करने आ रही है तो तुमको पूछने का अधिकार है कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं हमको, रीजन क्या है, कारण क्या है। और इसको क्या मिलता है? इसको अनुच्छेद 21 में मिलता है। अनुच्छेद 21 ये क्या बताता है? जीवन जीने का अधिकार। दुनिया में जो भी जन्म ले लिया उसको जीवन जीने का अधिकार है, उसको तुम मार नहीं सकते। हम लोग अपने यहां नहीं कहावत है, जाको राको साइया मार सके ना कोई, जाको मारो साइया राख सके ना कोई। मतलब कि जब तुमको कोई मारने का प्रयास करेगा तो राज्य तुम्हारा रक्षा करेगा और राज्य तुमको किलिंग नहीं करेगा और किसी को करने भी नहीं देगा। समझ में आ रहा है? ये लाइफ को बचाता है। ठीक है, ये सब अधिकार जो है दूसरे को भी मिला हुआ है। नागरिकता को लेकर विवाद क्यों खड़ा हो गया? सवाल ये उठता है, विवाद क्यों, टेंशन क्यों? अरे कुछ तो बात होगा लड़ाई झगड़ा का, तब ना टेंशन हुआ। पहला बात आया उत्पीड़न का। किसका बात आया? मतलब कि लोगों को सताया गया। जैसे देखना, स्वाभाविक तौर पे यदि कोई बल संख्या में ज्यादा है और कोई कमजोर है तो जो ज्यादा है वो कमजोर पे अपना थोपेगा। लेकिन तुम खूबसूरत देश में पैदा हुआ, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम एक शानदार देश में पैदा हुए और इस बात का गर्व करते हैं कि हम लोग लोकतंत्र की रक्षा करते हैं और हम लोग अपना बात किसी पे थोपते नहीं है। भारत हिंदू बहुल इलाका है कि नहीं? हिंदू या मेजोरिटी है, लेकिन इस बात के लिए कि कोई मुस्लिम है उसको नौकरी से वंचित रखा जाएगा ऐसा हम नहीं करते हैं। कोई मुस्लिम है या कोई पार्टिकुलर कम्युनिटी का है तो उसके लिए हम उससे भेदभाव नहीं करते हैं। ये चीज हमारा खासियत है। लेकिन उत्पीड़न का मामला क्या हुआ कि शुरुआती दौर में या पाकिस्तान में ऐसा हुआ या बहुत जगह ऐसा हुआ कि कम जो वहां पे जनसंख्या में थे या जो अल्पसंख्यक थे उसको पे उत्पीड़न किया गया, उसको सताया गया, मारा गया। समझ में आ रहा है? अब मारा गया तो बाउंड्री इलाका जो भारत का एरिया क्षेत्र है, समझ में आ रहा है, जो पाकिस्तान से लगता हुआ इधर का एरिया था, तुम्हारे जाके इधर वाला पूरा एरिया था ये पाकिस्तान वाला, या इधर वाला जो एरिया था बांग्लादेश वाला ये भी पहले पाकिस्तान था। ये दोनों एरिया से लोग इंटर कर रहे थे और सिर्फ यही से नहीं और जगह से की, हम चर्चा करेंगे उसकी। तो जब इंटर कर गए तो हमको नया कानून बनाना पड़ा, क्योंकि संविधान में क्या बोला था? अनुच्छेद 5 क्या बोला कि हम नागरिकता तो देंगे। किसको? जो संविधान बनने के समय उसको नागरिकता दिया गया। मतलब संविधान बनने के समय मतलब क्या बोला गया कि जो या तो 5 वर्ष पहले से यहां रह रहा हो, वही सब बात बोला गया, या तो माता पिता भारत में जन्मे हो या तो माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। अनुच्छेद 6 क्या बोला? हम नागरिकता तो देंगे। किसको? जो पाकिस्तान से भारत आया हो। 7 क्या बोला कि हम नागरिकता देंगे। किसको? जो भारत से पाकिस्तान गया और फिर वापस आ गया। अनुच्छेद 8 क्या बोला है? भारतीय मूल के अप्रवासी, यदि कोई विदेश में है और वो भारत का मूल है, उसका माँ बाप कोई भारत का था, तो वहां पे रजिस्टर दे सकता है पंजीकरण नागरिकता लेने के लिए। समझ में आ रहा है? अनुच्छेद 9 क्या बोला? विदेशी नागरिक, यदि भारत एकल नागरिकता पे विश्वास रखता है। याद रखना, भारत की कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, अमेरिका का राज्य का अलग नागरिकता है और उसका देश का अलग नागरिकता है। भारत दोहरी नागरिकता को स्वीकार नहीं करता है, बोलता है हम एकलौता एकल नागरिकता पे भरोसा करते हैं। यदि कोई दूसरे देश की नागरिकता ले लिया तो भारत की नागरिकता ऑलरेडी खत्म। यह बताता है।
अनुच्छेद 10 क्या बताता है कि आपके नागरिकता का एक अधिकार है और इसको आप बनाए रखने का अधिकार है, आपसे ये सरकार आपसे ये नहीं छीन सकती है। अनुच्छेद 11 क्या बताता है कि संसद को हम ये अधिकार देते हैं कि नागरिकता पे वे कानून बनाए। तो अनुच्छेद 5 से लेकर के जो 8 तक बोला या 9 तक बोला या 10 भी ले लेते हैं हम उसी में, तो इतना दूर तक जो भी बोला उसमें से तुम एक लॉजिकली सोच के देखो ना कि आज का परिप्रेक्ष्य में कुछ बोला, वो तो संविधान बनने के समय तक में बोला, तो उसके बाद कानून का जरूरत पड़ गया। क्या किसका जरूरत पड़ गया? कानून का। क्या हुआ कि इसके बाद देखो पहला कानून कब बना भारत में? नागरिकता अधिनियम कब बना? 1955 में। कल पढ़ाए थे कब बना? उसको बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट बोलते हैं, अमेंडमेंट नहीं, सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 बन गया। बोल दिया कि हम किसको नागरिक देंगे, क्या क्या नियम होगा, ये सब संसद बना दिया। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद बहुत सारा लोग भाग के क्या किया, भारत तरफ इंटर करने का शुरू किया बाउंड्री इलाका से, या 3-4 कंट्री या बहुत सारा जगह में ऐसा एक्सपीरियंस किया गया, जैसे योगांडा, योगांडा एक कंट्री है, सूडान, श्रीलंका, ठीक है। ये सब जगह में ऐसा देखा गया कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक पर दबाव बना दिया, अपना बात थोप दिया, जबरदस्ती उसको मारा पीटा, अपने ही देश पे उसको मजबूर बना दिया। तो भारत में भी लोगों को ये डर लग गया कि कहीं ऐसा तो ना हो जाए जो यहाँ पे अल्पसंख्यक है। इसके लिए भारत में CAA लाना पड़ा। क्या लाना पड़ा? CAA। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसको कि यहाँ पहला तो कानूनी तौर पे भारत आएगा। कैसा? जो कानूनी तौर पे आएंगे। दूसरा जो गैर कानूनी तौर पे आते हैं, और तीसरा जो शरणार्थी होते हैं, शरणार्थी। CAA, NRC, NPR को समझने के लिए हमको डिटेल में एक एक बात को समझना है। क्लियर है? अब देखना, कानूनी तौर पे जो भारत आएगा, मतलब भारत कोई बिजनेस करने आएगा, किसी से मीटिंग में आ सकता है, कहीं पे मिलने के लिए, तो इनके पास डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट मतलब प्रमाण पत्र होता है। इनके पास पासपोर्ट होता है, ठीक है, पासपोर्ट होता है। क्लियर है? इनके पास वीजा होता है। समझ में आ रहा है? जो गैर कानूनी तौर पे आ सकता है, मतलब बॉर्डर दूर कर, बॉर्डर के से आ सकता है, या किसी भी तरह गैर कानूनी तौर से तुम्हारे देश में आके घुस गया। तो गैर कानूनी तौर पे जो लोग आएंगे, इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, पासपोर्ट नहीं होगा, वीजा नहीं होगा, तो इन्हीं को अक्सर आतंकवादी समझा जाता है, जो गैर कानूनी तौर पे घुस जाते हैं। इसके बाद एक ऐसे मामले हैं जब लोग क्या करते हैं कि जैसे कहीं पे, जैसे हम लोग जानते हैं कि चीन जब तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, चीन तिब्बत पर क्या कर लिया था, और जब वहां पे पूरा मारपीट कर रहा था, तो वहां से जो दलाई लामा है, तिब्बत से कौन? दलाई लामा, दलाई लामा, ये गुरु थे, और इनके 80,000 अनुयायी। कितने अनुयायी? 80,000 अनुयायी। दलाई लामा और 80,000 अनुयायी भारत में आ गए, भारत में जान बचाने के लिए आ गए। कहां से भाग के? अपने क्षेत्र, अपनी जगह तिब्बत से भाग के। और जब ये भारत में क्यों आए? उत्पीड़न के कारण। क्यों आए? उत्पीड़न के कारण, क्योंकि इनको सताया जा रहा था बाय द चाइना। चाइना इसको सता रहा था, इसलिए दलाई लामा, और ये 14वें नंबर के दलाई लामा थे। कितने नंबर के? 14वें नंबर के दलाई लामा और 80,000 सैनिक, 80,000 इनके अनुयायी जो थे, वहां से भाग के आ जाते हैं भारत में। तो उत्पीड़न के कारण जो आया भाग के, वो शुरुआत में आके शरण प्रार्थी होता है। अब ये शरण प्रार्थी क्या होता है कि शुरू में आया, तुम्हारा देश आ गया, तुम्हारा सरकार को पता है, अब वो शुरुआत में बोलेगा कि हमको अपना देश में शरण दीजिए। क्या दीजिए? रहने का इजाजत दीजिए। तो इसको बोलते हैं शरण प्रार्थी। क्या बोलते हैं? सरकार बोला ठीक है, जब तक स्थिति नहीं सुधरेगा आप रह लीजिए, तो इसको बोलते हैं शरणार्थी। क्या बोलते हैं? शरणार्थी। अब मेन जो पेंच लग गया, ये यहां से लग गया और यहां से लग गया। CAA में क्या बोला? CAA में क्या बोला गया? संसद में, 20 संसद में हमारे गृह मंत्री के द्वारा कहा गया कि जो लोग धार्मिक उत्पीड़न के कारण विदेशों से, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब का नाम था कि नहीं, अफगानिस्तान से भारत आए हैं, से भारत, उनको हम नागरिकता देंगे। उनको क्या देंगे? लेकिन उसमें एक क्लॉज जोड़ दिया। क्या जोड़ा?
हिंदू रखा, बौद्ध रखा, जैन रखा, बोला मुस्लिम छोड़ के हम सबको नागरिकता देंगे। अब सवाल इसी बात पे विरोध हो गया कि मुस्लिम को बाहर क्यों रख दिए शरणार्थी के तौर पे। तो अब प्रॉब्लम खड़ा होने लगा और इसलिए भारत में CAA लाना पड़ा। क्या लाना पड़ा? CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और ये CAA इस बार इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि इसमें बोल दिया कि हम इन लोग को नागरिकता देंगे और सरकार क्या बोलती है कि CAA जो है ये नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है। कि मतलब CAA के थ्रू हम नागरिकता देंगे, नागरिकता छीनेंगे नहीं। अब आदमी को डर है क्योंकि श्रीलंका, युगांडा, सूडान में देख चुका है मामला कि कैसे होता है। सरकार अपना बात से मुकर गई तो एक क्लॉज आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि नागरिकता उसका कभी छीन नहीं सकता जो भारत में जन्मा। वंश के आधार पर जिसको नागरिकता मिला उससे छीना जा सकता है, लेकिन जिसको जन्म के आधार पर नागरिकता मिला उससे कोई छीन। हम भारत में जन्मे ना, एक क्लॉज तो ये भी था ना कि जो भी भारत में जन्मा होगा, जिसके माँ बाप भारत में जन्मे होंगे या माँ बाप में से कोई एक भारत में जन्मा होगा, वो भारत का नागरिक होगा। तो हम लोग जन्मे भारत में, मेरे माँ बाप भारत के हैं, मेरे दादाजी भारत के हैं, दादी भारत की में जन्मी है, स्वाभाविक तौर पे हम नागरिक हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे साथ। लेकिन सबके साथ क्या ये चीज है? अब देखो नागरिकता को लेके संविधान में क्या लिखा गया इसके बारे में तो हम लोग डीपली पढ़े थे। संविधान में क्या बोला गया इसके बारे में तो डीपली पढ़े ही थे। संविधान का भाग 2 अनुच्छेद कहां से कहां तक? 5 से 11 ये बोला था नागरिकता के बारे में। तो इसमें 3 पार्ट्स में इसको तोड़ सकते हैं। पहला देखो, अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक, इसमें बताया था नागरिकता संविधान लागू होने के समय। नागरिकता कब? संविधान लागू होने के समय। लागू होने के समय 5 से 8 तो ये बता दिया। 9 क्या बताया? एकल नागरिकता, मतलब कोई विदेशी नागरिकता ले लिया तो उसका भारत का नागरिकता क्या होगा? खत्म हो जाएगा। ये 9 बताया। उसके बाद 10 और 11 है। 10 क्या बताता है? गारंटी देता है कि आपसे नागरिकता नहीं छीना जाएगा, आपसे नागरिकता। और 11 अधिकार देता है संसद को कि आप कानून बना सकते हैं। तो संविधान में क्या लिखा है ये तो क्लियर है। तो इसका मतलब यह है कि नागरिकता को लेकर संसद कोई भी कानून बना सकती है। संसद को अधिकार है, पूरा अधिकार है। और जो नागरिकता जो है ये संघ सूची में आता है, याद रखना। नागरिकता किस में आता है? 3 तरह का सूची होता है। 3 तरह का सूची होता है। एक होता है राज्य सूची, एक होता है संघ सूची, एक होता है समवर्ती सूची। अब देखो ये करंट अफेयर्स अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, नागरिकता CAA NRC। अब पूछ सकता है ना एग्जाम में क्वेश्चन कि नागरिकता किस सूची में आता है? ऑप्शन नंबर A राज्य सूची, B संघ सूची, C समवर्ती सूची, D इनमें से कोई नहीं। किस में आता है? संघ सूची। अब सवाल ये उठता है कि संघ सूची में कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। कौन बनाता है? खत्म कहानी। केंद्र सरकार मतलब संसद कानून बनाएगी। मतलब इसमें राज्य को कोई अधिकार नहीं है। राज्य को इच्छा है कि हम लागू होने देंगे दीजिए, नहीं होने देंगे मत दीजिए। जैसे क्या है कि राज्य को तोड़ मड़ोड़ के अलग करना। बिहार से जब झारखंड अलग हो रहा था तो बहुत सारा नेता का स्टेटमेंट था कि बिहार को बंटने नहीं देंगे, मेरे लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। सब बंट गया, सब कुछ हो गया, फिर नेता उता चलते रहा। नेता ये लोग जो है ना, ये लोग अजीब एक गेम की तरह है, डमरू की तरह, कब बजेगा कब ढीप ढाप होगा पता ही नहीं चलता है। ठीक है ना, अजीब कुछ भी मतलब बच जाता है। तो नागरिकता के बारे में संविधान क्या कहा? अब 2 वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग समझना। इसको क्या पढ़ा जाता है? यूस सोलाई, और इसको पढ़ा जाता है यूस सैंगनोयस। अब ये दोनों का मीनिंग क्या है? अब कोई पूछेगा यूस सोलाइस, ले यूस सैंगनोयस, अब पता नहीं रहेगा तो क्या, साइंस से भी कम नहीं है ये, देख रहे कि नहीं। तो यूस सोलाइस मतलब होता है कि हो जमीन से मिला हो, उसको बोलते हैं यूस सोलाई। और जो अधिकार तुमको रक्त से मिला हो इसको बोलते हैं जन्म, यूस सैंगनोयस। तो यूस सोलाई 2 वर्ड है, एक है यूस सोलाई, एक है यूस सैंगनोयस। यूस सोलाई जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है, कानूनी वर्ड है, इसका मीनिंग होता है कि जो अधिकार तुमको जमीन से मिला हो। और यूस सोलाई सैंगनोयस इसका अर्थ होता है जो अधिकार तुमको रक्त से मिला। अब सवाल उठता है कि रक्त से क्या अधिकार? जो वंश के आधार पर नागरिकता मिला, जमीन से जन्म के आधार पर जो नागरिकता मिला। समझ में आ रहा है कि तुम भारत में जन्म लिया तो भारत का नागरिक होगा। तो इसमें कौन सा लॉ पालन हो रहा है? यूस सोलाई का। और यदि तुम
किसी का बेटा बेटी है, विदेश में भी है, कहीं भी है, तो तुमको भी भारत का नागरिकता मिलेगा। ये कैसा होगा? रक्त से। कैसा होगा? हम बात करते कि पहला नागरिकता अधिनियम कब बना? 1955 में। हम बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 की। नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें बहुत बार संशोधन भी हुआ। मेजर जो संशोधन सिर्फ एक्ट, ठीक है, और इसी में यदि संशोधन किया तो संशोधन को अमेंडमेंट बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये चीज धीरे धीरे चलते रहा, एक्ट में सुधार होते गया, ठीक है। अब यहां पे हम बात देखते हैं कि इसमें बोला क्या था। तो टोटल इसमें 19 सेक्शन है। नागरिकता अधिनियम में टोटल कितना सेक्शन है? 19 सेक्शन है, मतलब 19 धारा है, ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है। 19 धारा है, 19 सेक्शन है। 19 सेक्शन में से सेक्शन, हम दो चीज हमारे यहां से कंसर्न है कि नागरिकता मिलने के बारे में ये सेक्शन क्या कहता है, कि नागरिकता प्राप्त कैसा होगा, प्राप्ति के बारे में क्या कहता है, और दूसरा क्या है कि नागरिकता समाप्ति के बारे में क्या कहता है। यही दो चीज है। तो सेक्शन 3 से याद रखना, कहां से? सेक्शन 3 से। सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, सेक्शन 3 से लेकर के 7 तक बताता है नागरिकता मिलेगा कैसे। नागरिकता सेक्शन 3 में बोलता है, सेक्शन 3 धारा 3। अब पूछेगा कि धारा क्या पूछेगा कि नागरिकता अधिनियम 1955 के धारा 3 में क्या कहा गया है, धारा 4 में क्या कहा गया है। तो समझना, रटना की जरूरत नहीं है, 3 से लेकर 7 तक है। तो सबसे पहले नागरिकता प्राप्त कैसा होगा इसका लिखाए थे, तुम लोग को पढ़ाई भी थे। पहला क्या होगा? जन्म के आधार पे। तो यहां पे लिखेंगे जन्म के आधार पे। क्या होगा? जन्म से। तो सेक्शन 3 क्या बोलता है? नागरिकता हम देंगे जन्म के आधार पे। किस आधार पे देंगे? सेक्शन 4 बोलता है कि नागरिकता तो हम देंगे, किस आधार पे देंगे? तो वंश के आधार पे देंगे। पहला बोल दिया जन्म से, दूसरा बोल दिया वंश से, तीसरा 5 में क्या बोला था? किस आधार पे देंगे? जन्म हो गया, वंश हो गया, किस आधार पे? पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन करा के। किस आधार पे देंगे? पंजीकरण से। चौथा बोलता है कि आपको ले सकते हैं प्राकृतिक रूप से, यही बोलता है। छठा सेक्शन में क्या बोलता है? प्राकृतिक रूप से। और 7वां सेक्शन में क्या बोलता है? बताओ। 5 देने का तरीका था ना, 4, और उसके बाद क्या तरीका था? राज्य क्षेत्र से। यदि किसी राज्य क्षेत्र को भारत जीत लिया या अपने में मिला लिया, तो देखो जो नागरिकता अधिनियम है ये टोटल 3 से लेकर 7 तक बताता है। 5 तरीका है नागरिकता भारत में मिलने का। पहला तरीका जन्म से, दूसरा है वंश से, तीसरा है पंजीकरण से, चौथा है प्राकृतिक रूप से, 5वां है राज्य क्षेत्र से। कोई भी सरकार या कोई भी तुमको जन्म से मिले हुए नागरिकता को छीन नहीं सकता है। ये नागरिकता कभी नहीं छीना जा सकता है। ये नागरिकता हमेशा जिंदाबाद, नहीं कभी नहीं छीनाएगा। समाप्त कैसा होगा? तो समाप्ति के बारे में बोला है सेक्शन 8 में। किसमें बोला है? सेक्शन 9 में और सेक्शन 10 में। पहला समाप्त का करने का तरीका है कि स्वेच्छा से। यदि तुमको खुद इच्छा है तो तुम भारत का नागरिकता छोड़ दो, कोई दिक्कत हमको नहीं है। नहीं बोलते ये करूं चाहे वो करूं, ये मेरी मर्जी, नहीं तो कर लो भाई, कौन तुमको रोकने जा रहा है? छोड़ना है भारत का नागरिकता, छोड़ दीजिए। अनुच्छेद 8, 9 और 10। तो देखो सेक्शन 8 में बोलता है स्वेच्छा से आप नागरिकता छोड़ सकते हैं। 9 में क्या बोलता है कि नागरिकता आपको समाप्त कर सकता है कौन? भारत सरकार। यदि आप भारत के विरोध में बात कर रहे हैं, भारत को नहीं देशद्रोह का काम कर रहे हैं, तो नागरिकता आपका समाप्त किया जा सकता है। और सेक्शन 10 क्या बोलता है? सेक्शन 10 बोलता है कि नागरिकता देने से भी वंचित किया जा सकता है। मान लो कोई नागरिकता के लिए भारत में अप्लाई किया कि हमको भारत का नागरिक बनना है, सरकार को है, गृह मंत्रालय, कल बताए थे गृह मंत्रालय क्या है, इच्छा तो देगा नागरिकता, नहीं इच्छा तो नहीं देगा। 1947 के आसपास, 1947 के समय जो अप्रवास हुआ, ठीक है, अप्रवास हुआ, जैसे कहां तक सच्चाई है, बहुत नेता या बहुत लोग बातचीत के भाषा में ये बोलते हैं कि 1941 में आज़ादी से पहले पाकिस्तान में 24% हिंदू था, अभी 1.5% 2% हो गया, बोलता है कि नहीं, 1.5 से 2% हो गया, इतना कम कैसे हो गया, सबको मार दिया गया, कितना सताया गया। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या इस बात में सच है, समझने का प्रयास करते हैं कि क्या इस बात में कुछ सच्चाई है कि सच में हिंदू को मारा गया था वहां पे, इतना हद तक जितना लोग बोल रहे हैं। तो बातचीत का भाषा में हम लोग नॉर्मल क्या बोलते हैं लोग
कि शुरुआत में 24% हिंदू था। कितना था? पाकिस्तान में 24% हिंदू था, हिंदू। जबकि ये स्थिति बदल के धीरे धीरे हो गई ऐसी कि 1.5 से 2% हिंदू मात्र हो गया। तो सच में क्या ऐसा किया गया? इनको मारा गया, पीटा गया, कत्लेआम हुआ? हम इससे नकार नहीं सकते कि मारपीट नहीं हुए, हिंसा हुई है आजादी के समय। उसमें सिर्फ हिंदू नहीं, मुस्लिम भी मारे गए हैं, हिंसा हुई है। लेकिन अब देखते हैं कि डेटा देखते, डेटा क्या बोलता है। पाकिस्तान जब भी बात कर रहा है, पाकिस्तान मतलब क्या? बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों, क्योंकि दोनों उस समय किसका भाग था? पाकिस्तान का भाग था। कब अलग हुआ, कैसे अलग हुआ, ये तो बाद की बात है, ये पढ़ेंगे हम लोग। हम बात करते हैं 1941 की जनगणना की। जनगणना 1941 के जनगणना के अनुसार भारत में पाकिस्तान वाला एरिया में, क्योंकि उस समय आजाद तो हुआ नहीं था, तो पाकिस्तान में लगभग 14% हिंदू था। कितना परसेंट? 14। और बांग्लादेश का एरिया जो था, ये पाकिस्तान वाला एरिया में था 14%, और बांग्लादेश का जो एरिया था इसमें 10% हिंदू था। ये आप देख सकते हैं, गूगल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको ये डेटा, हम रिपोर्ट से लिए हैं, ठीक है। अब 1941 में ये स्थिति था, लेकिन क्या हुआ कि इसी के बाद जनगणना प्रत्येक कितना साल में होता है? 10 साल में। 1951 में जब जनगणना हुआ, 1951 में, तो ये पता चला कि पाकिस्तान टोटल कितना परसेंट हो गया? 24%। ठीक है, कितना परसेंट हो गया? 24%। अब ये जब 1.3%, डेटा इधर उधर हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है, लगभग पाकिस्तान में 1.3% हिंदू बचा है 1951 में, और बांग्लादेश में 1.5% हिंदू बचा है। दोनों को जोड़ दे तो 2.8%। लगभग ये डेटा सेम जा रहा है कि 24% था, लगभग 1.5 से 2% हिंदू बचा हुआ है। चलिए, अब इसके बाद भारत का एक एरिया देखते हैं जिसको पंजाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंजाब। भारत के पंजाब में, भारत के कहां पे? पंजाब में। भारत के पंजाब में 1941 में जब जनगणना हुआ था, तो मुस्लिम आबादी, मुस्लिम जो थी भारत के, कहां पे उनका जनगणना हुआ, तो यहां पे मुस्लिम आबादी बच गया 0.8%। अब यहां पे सवाल लोग ये पाकिस्तान वाला भारत पे इंजाम लगाता है कि मुस्लिम आने के समय मार दिया, 32% था, अभी 0.8% कैसे बचा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसकी खूबसूरती कितनी अच्छी। हम लोग किसी से यहाँ पे भेदभाव होता है क्या? नहीं ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, नारा पे हम लोग चलने वाले देश है, पसंदे कुटुंब के रास्ते पे। अब देख लीजिएगा, तो इसमें डेटा क्या हुआ? हाँ, हिंसा हुआ, इसमें तुम नहीं बोल सकता कि हिंसा नहीं हुआ है। हाँ, हिंसा हुआ है, मारा गया है, पीटा गया, बहुत सारे लोग मारे गए, दुखद घटना थी। पाकिस्तान से जब हिंदू भारत आ रहा था तो हिंदू को मार दिया जाता था, और हिंदू यहां से मुस्लिम जाने, मुस्लिम भी मारे गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने लोग एक साथ मारे गए? नहीं, ये डेटा गलत है। मतलब हुआ क्या था, ध्यान समझना। ट्रांसफर हुआ न रे, तो पाकिस्तान में देखो, जो 24% हिंदू था वहां पे, मतलब जो 14% था, इसमें से जो कुछ तो इधर भी आके घुसा ना, पंजाब वाला एरिया में, इधर से पंजाब वाला, और बांग्लादेश वाला किधर घुसा? बंगाल में, असम में, इधर वाला एरिया में। तो इस सब एरिया में घुसते गया। तो घुसने से क्या हुआ? देखो, उधर से जब हिंदू इधर घुसा तो हिंदू का परसेंटेज बढ़ा, हिंदू का परसेंटेज बढ़ा। और मुस्लिम क्या हुआ? मुस्लिम यहां से पाकिस्तान गया, जिसको जाना चाहिए था, अब वो चला गया, तो मुस्लिम का परसेंटेज यहां से घटा ऑलरेडी, और हिंदू बढ़ गया। इस कारण से ये डेटा दिखने को मिलता है। अप्रवास संकट, अप्रवास क्या है कि विदेश से लोग, मतलब दूसरे देश से लोग भारत में आने लगे भागकर, जब वहां पे अशांति पैदा हुआ, तो जिससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे बोझ बढ़ने लगा। और बोझ, देखो, संसाधन तो सीमित है, और अपने हम लोग जानते हैं कि जनसंख्या के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर के देश हैं, और यदि जनसंख्या आने लगा तो उससे क्या हुआ कि प्रॉब्लम पैदा होने लगा। इसलिए ये रूल लाना पड़ा कि पहचान करने के लिए कौन भारत का नागरिक है और कौन भारत का नागरिक नहीं है। तो पहला जो अप्रवास हम लोग देखते हैं अफगानिस्तान से हुआ। अफगानिस्तान से लगभग अच्छा खासा जनसंख्या में लगभग हजार लोग भारत की ओर आए। दूसरा, पाकिस्तान से भी अप्रवास हुआ, क्योंकि जब आज़ादी के समय और बाद में भी होते रहा। तीसरा, बांग्लादेश से हुआ, और बांग्लादेश तो खतरनाक वाला हुआ। 1971 में पढ़ाएंगे, 1971 जब युद्ध हुआ था, खतरनाक वाला अप्रवास हो गया बांग्लादेश से भारत की ओर। उसके बाद म्यांमार से हुआ, रोहिंग्या मुसलमान, जो काफी चर्चा में था, सुना होगा तुम लोग कि रोहिंग्या मुसलमान, तो वो रोहिंग्या मुसलमान तो वो अप्रवास तिब्बत से। फिर कहां से हुआ? तो फिर श्रीलंका से हुआ। तो इन सब देश से भारत की ओर अप्रवास हो गया।
ठीक है। तो इन देशों से जब भारत की ओर अप्रवास हुआ तो भारत में स्वाभाविक तौर पे कि ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगा, तो पहचान करने के लिए कि कौन भारत का नागरिक है और कौन भारत का नागरिक है, इसके लिए तैयार किया गया एनआरसी। क्या करेगा? तो एनआरसी को समझने के पहले अभी और एक बड़ा खेल है असम संकट, कि असम में ऐसा क्या हो गया कि असम में शुरुआत में एनआरसी हुआ, फिर वहां पे इतना खर्च हुआ, जबकि इतना गरीबी देश में क्या एनआरसी करना सही रहेगा। तो आज क्लास बहुत ज्यादा हो चुका है, तो हम अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक।